दोस्तों आज की इस वीडियो में हम काइंड्स ऑफ क्लॉजेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे और कवर करते करते काइंड्स ऑफ क्लॉजेस से रिलेटेड जो रूल्स होते हैं उनको भी रिवाइज करेंगे। दोस्तों ये पार्ट 2 है हमारी इस वीडियो का। पार्ट 1 में ऑलरेडी बना चुका हूं जिसमें मैंने 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर किया है जो काइंड्स ऑफ क्लॉजेस से रिलेटेड है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ये जो आई बटन आपको दिख रहा है यहां पर क्लिक करके आप उस वीडियो पर पहुंच सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। और दोस्तों अगर आपको भी समस्या आ रही है कि काइंड्स ऑफ क्लॉजेस से रिलेटेड जो नाउन क्लॉज होते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं या एडवर्ब क्लॉज होते हैं वो सेंटेंस में कैसे फाइंड आउट करें, इस तरीके की बच्चों को समस्याएं आती हैं। उनको पता ही नहीं होता है नाउन क्लॉज कैसे बन गया, एडजेक्टिव क्लॉज कैसे बन गया या एडवर्ब क्लॉज कैसे बन गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है। बहुत सारे कंसर्न है जो काइंड्स ऑफ क्लॉजेस से रिलेटेड बच्चों को फेस करने पड़ते हैं। तो दोस्तों आपकी इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैंने काइंड्स ऑफ क्लॉजेस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट रूल्स वाली भी डेडिकेटेड वीडियो बना दी है। निश्चिंत रहिए वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ये जो आई बटन आपको दिख रहा है यहां पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद अगर ये एमसीक्यूज आप लगाते हैं डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ अब मेरी समझ में आ गया कि नाउन क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। ठीक है, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो में आज हम 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे और साथ ही साथ रूल्स को रिवाइज भी करते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय गौरव सर। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहां से हमने कंटिन्यू किया है, यानी कि पार्ट 1 में हमने 10 एमसीक्यूज को कवर करे थे। यहां पर पार्ट 2 में हमने 11th वाला ये जो एमसीक्यूज है ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो 11 से लेकर हम 20 एमसीक्यूज आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहला एमसीक्यूज इस वीडियो का है, आई फील दैट शी नीड्स सम गाइडेंस। AWES PGT 2013 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है ये जो दैट शी नीड्स सम गाइडेंस, इतना यहां से लेकर यहां तक ये पोर्शन है, ये क्लॉज का कौन सा काइंड है। ए ऑप्शन एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, बी ऑप्शन एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, सी ऑप्शन नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा या डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसका आंसर रिवील करूंगा, उसके साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा कि आखिर वो ऑप्शन क्यों करेक्ट होगा। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो पोर्शन है दैट शी नीड्स सम गाइडेंस, ये हमारा नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। अब हम समझेंगे आखिर सी ऑप्शन ही क्यों करेक्ट होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, क्लॉज या सेंटेंस बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, क्लॉज और सेंटेंस बात एक है, ज्यादा अपने दिमाग में जोर मत डालना सर क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, क्या दोनों एक ही होते हैं या दोनों अलग अलग होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कंसर्न होते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं सब्जेक्ट और वर्ब इसको हम क्लॉज भी बोलते हैं, उसको हम सेंटेंस भी बोलते हैं। बस कहानी खत्म, इतना आप समझो। तो सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को हम क्लॉज बोलते हैं। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन क्लॉज कहलाया जाता है। ठीक है, और सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन जिसे हम क्लॉज कहते हैं उसके पहले अगर कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ जाए। अब ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं, तो रूल्स वाली वीडियो देखिए आपको सब समझ में आ जाएगा ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ ये जो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन जिसे हम क्लॉज बोलते हैं ये पूरा पोर्शन कहलाया जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाया जाएगा। ये बात क्लियर हुई, बिल्कुल क्लियर हुई। तो यहां पर आप देख सकते हैं आई हमारा सब्जेक्ट और फील उसकी वर्ब, सी हमारा सब्जेक्ट और नीड्स उसकी वर्ब। तो यहां पर 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब मिल गए। यहां पर मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम क्लॉज बोलते हैं और उसके पहले अगर कोई सबऑर्डिनेट कंजक्शन आ जाता है तो इतना वाला ये जो पूरा पोर्शन है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। हाँ या ना, आई हमारा सब्जेक्ट और फील उसकी वर्ब, इसके पहले कोई भी कंजक्शन नहीं आया है तो ये हमारा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं या मेन क्लॉज भी बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। तो इतनी तो बात समझ में आ गई, ये पोर्शन हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है और ये पोर्शन हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। हाँ या ना। अब यहां पर हम बताएंगे कि आखिर ये नाउन क्लॉज कैसे बन रहा है। तो मैंने आपको दोस्तों बताया है वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। पूरी इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का केवल दोस्तों याद रखना एक ही रोल होता है, नाउन या प्रोनाउन बनने का। प्रोनाउन नाउन की जगह आते हैं तो इसलिए नाउन और प्रोनाउन के सिवा इनका कोई रोल ही नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूं जिससे आपको और बेहतर समझ में आ जाए कि आखिर चीजें किस तरीके से चेंज होती है, किस तरीके से बनती है। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा आई हमारा सब्जेक्ट और फील उसकी वर्ब है और वर्ब के बाद जो ये पोर्शन आया है, वर्ब के बाद क्या आता है अभी मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन बनने का होता है। तो जैसे ही फील यानी कि जो वर्ब के बाद ये जो पूरा पोर्शन है एज ऑब्जेक्ट रोल प्ले कर रहा है, ऑब्जेक्ट जैसे ही बना तो ये नाउन हो जाएगा। और जब नाउन सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन में हो यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को हम क्लॉज बोलते हैं। तो यही
यही हमारा हो जाएगा नाउन क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्यों होगा, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, सब्जेक्ट और वर्ब से पहले, जिसे हम क्लॉज बोलते हैं, उसके पहले अगर सबऑर्डिनेट कंजक्शन आ जाता है तो वो पूरा पोर्शन सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं ऑप्शन सी विल बी करेक्टेड। अगर तब भी कोई कंसर्न या प्रॉब्लम है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। द गर्ल हु इज बियरिंग अ रेड कोट इज फ्रॉम माई स्कूल। AWES PGT 2013 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है ये जो अंडरलाइन वाला पोर्शन है, इसी तरीके से एग्जामिनर पूछेगा, अंडरलाइन दे देगा और पूछेगा कि भैया बताओ इसमें क्लॉज कौन सा काइंड है, यानी कि क्लॉज का कौन सा रूप है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्लॉजेस का। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, समझ में नहीं आता है कि सर नाउन क्लॉज कब बन गया, एडजेक्टिव क्लॉज कब बन गया, एडवर्ब क्लॉज कब बन गया। तो यहां पर बहुत ही सरल और आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपकी ही भाषा में, कोई टफ लैंग्वेज का यूज नहीं कर रहा हूं, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए कि काइंड्स ऑफ क्लॉजेस से रिलेटेड एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है और किस तरीके से हम फाइंड आउट करें किसी भी क्वेश्चन के आंसर को। ठीक है, तो ये अंडरलाइन वाला पोर्शन आपको बताना है ये क्लॉज का कौन सा रूप है। ए ऑप्शन एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, बी ऑप्शन एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, सी ऑप्शन नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, या डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो पहले मैं आंसर बताऊंगा, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब हम समझेंगे आखिर एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज ही क्यों होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, इन दोनों का पूरी इंग्लिश ग्रामर में एक ही रोल होता है नाउन या प्रोनाउन बनने का। तो सर इतनी सी बात हमें समझ में आ गई। तो यहां पर आप देख सकते हैं इज हमारी वर्ब है और वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। द गर्ल क्या है, ये हमारा इसका सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट जैसे ही ये बनेगा नाउन बन जाएगा, हाँ या ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं नाउन जैसे ही ये बना, और नाउन के लिए जो वर्ड आते हैं उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो हु इज बियरिंग अ रेड कोट, ये इस गर्ल के लिए आए हैं, यानी कि गर्ल के बारे में कुछ एडिशनली डिटेल्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। गर्ल क्या है, एक नाउन है, और नाउन के बारे में जो कुछ अलग एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं, वो अगर एक शब्द होगा तो उसे हम एडजेक्टिव बोलेंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जो नाउन के बारे में बताएगा उसे हम एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे, और अगर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा जो नाउन के बारे में बताएगा तो सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को हम क्लॉज बोलते हैं। तो जब सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा हु है और इज इसकी वर्ब है, और सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन इस गर्ल के बारे में बता रहा है, तो वही हमारा हो जाएगा एडजेक्टिवल क्लॉज। समझ में आई चीजें। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं ऑप्शन बी विल बी करेक्टेड। ये हमारा पोर्शन क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। समझ में आया। अगर तब भी कोई कंसर्न है इस क्वेश्चन में तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑल्दो दे आर 250 मील्स अपार्ट दे कीप इन कॉन्स्टेंट कॉन्टेक्ट ऑन द इंटरनेट। TGT 2011 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा। तो यहां से लेकर यहां तक ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस का कौन सा रूप है, कौन सा काइंड है। ए ऑप्शन सिंपल सेंटेंस, बी ऑप्शन कॉम्प्लेक्स, सी ऑप्शन कंपाउंड, या डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो पहले मैं आपको आंसर बताऊंगा, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हम समझेंगे आखिर बाकी के जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट क्यों है। तो सिंपल सेंटेंस दोस्तों, अगर आपको किसी भी सेंटेंस में अगर सिंपल सेंटेंस फाइंड आउट करना है तो याद रखना, अगर उस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और उसकी एक वर्ब आई, अगर किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और उसकी सिंगल एक वर्ब आ रही है तो वही हमारा सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है दोस्तों, याद रखना, फैन बॉयज, एक एक्रोनीम से, इसको आपको ध्यान में रखना है। एफ का मतलब होता है फॉर, ए का मतलब होता है एंड, एन का मतलब होता है नॉर, बी का मतलब होता है बट, ओ का मतलब होता है और, बाई का मतलब होता है यट, एस का मतलब होता है सो। ये जितने भी कंजक्शन आप इस एक्रोनीम से रिलेटेड जुड़े हुए देख रहे हैं, यानी कि जितने भी कंजक्शन हैं, इन कंजक्शन के साथ अगर कोई दो क्लॉज जुड़े हुए हैं वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं। तो जब कोई इंडिपेंडेंट होते हैं तो वो अपनी इंडिपेंडेंट मीनिंग देंगे, यानी कि अगर इन कंजक्शन के साथ जो दो क्लॉज ऐड हो रहे हैं तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। क्या यहां पर ये जो फैन बॉयज एक्रोनीम्स है, यानी कि फॉर, एंड, नॉर, और, बट, यट, सो, यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, नहीं, यहां पर नहीं दिखाई दे रहा। सब्जेक्ट हमारा दे है, आर इसकी वर्ब और वर्ब से पहले ऑल दो एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन दिखाई दे रहा है। तो जब सबऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ
दो क्लॉज ऐड होते हैं, जुड़े होते हैं, तो वही सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता है। क्योंकि यहां पर ऑल्दो दे आर 250 मील्स अपार्ट, ये जो सेंटेंस है ये दूसरे वाले सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है, तो इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी बोल देते हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं ऑप्शन बी विल बी करेक्टेड। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रीता लव्स टू गो टू द बीच एंड स्पेंड हर डे सनबाथिंग। टीजीटी 2011 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है रीता लव्स टू गो टू द बीच एंड स्पेंड हर डे सनबाथिंग, यहां से लेकर यहां तक ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस का कौन सा रूप है, कौन सा काइंड है। ए ऑप्शन सिंपल सेंटेंस, बी ऑप्शन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सी ऑप्शन कंपाउंड सेंटेंस, या डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो पहले मैं आंसर बताऊंगा, उसके बाद एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। बताने की कोई जरूरत नहीं है कि कंपाउंड सेंटेंस क्यों बना, तब भी मैं बता देता हूं। एंड यहां पर हमारा कंजक्शन आया है जो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और जब दो क्लॉज किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं, फैन बॉयज वाला जो अभी मैंने ऑलरेडी एक्रोनीम्स बता कर चुका था, जिनसे रिलेटेड जितने भी कंजक्शन है, यानी एफ का मतलब फॉर, ए का मतलब एंड, एन का मतलब नॉर, बी का मतलब बट, ओ का मतलब और, बाई का मतलब येट और एस का मतलब सो, अगर इन कंजक्शन से दो क्लॉज ऐड होते हैं तो वही हमारे कंपाउंड सेंटेंस कहलाया जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम या कंसर्न है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट। इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन वाला पोर्शन है, पार्ट है, वो बताना है क्लॉज का कौन सा रूप है, कौन सा काइंड है। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। द टाइम व्हेन द बोट लीव्स इज नॉट फिक्स्ड। केवीएस पीजीटी 2018 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा। ए ऑप्शन ये एडवर्ब क्लॉज होगा, बी ऑप्शन एडजेक्टिव क्लॉज होगा, सी ऑप्शन प्रिंसिपल क्लॉज होगा, या डी ऑप्शन नाउन क्लॉज होगा। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, उसके बाद में मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ये हमारा पोर्शन जो कहलाया जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज कहलाया जाएगा। अब हम समझेंगे आखिर एडजेक्टिव क्लॉज ही क्यों कहलाया जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। पूरी इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो रोल होता है सिर्फ नाउन या प्रोनाउन बनने का होता है, इसके सिवा इसका कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इज यहां पर हमारी वर्ब है, और वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। द टाइम यहां पर सब्जेक्ट है, और जैसे ये सब्जेक्ट बना नाउन बन जाएगा। नाउन के लिए जो वर्ड्स आए एडजेक्टिव बन जाएंगे, क्योंकि नाउन के लिए जो भी वर्ड आता है वो एडजेक्टिव बनता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स आता है वो एडजेक्टिव फ्रेज बनता है। अगर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है या एडजेक्टिव रोल प्ले कर रहा हो, नाउन के लिए आ रहा हो, तो वही हमारा क्लॉज हो जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को हम क्लॉज बोलते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं द बोट क्या है, एक सब्जेक्ट है, और लीव्स उसकी वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहलाया जाता है, क्लॉज कहलाया जाता है। ये जो क्लॉजेस टाइम के बारे में एडिशनली डिटेल्स बता रहा है। जो द टाइम क्या है, यहां पर हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या बनता है, नाउन बनता है, और नाउन के लिए जो वर्ड्स आते हैं एडजेक्टिव बन जाते हैं। तो एडजेक्टिव यहां पर सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन वाला है, सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को हम क्लॉज बोलते हैं। तो इस हिसाब से कह सकते हैं ऑप्शन बी विल बी करेक्टेड। अगर कोई भी कंसर्न या प्रॉब्लम है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट। नीचे सेंटेंस जो दे रखा है उसका जो अंडरलाइन वाला पोर्शन है, पार्ट है, वो बताना है क्लॉज का कौन सा रूप है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द रीजन व्हाई ही टुक सच अ स्टेप इज नॉट ऑब्वियस। केवीएस पीजीटी 2018 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है अंडरलाइन वाला पोर्शन, अंडरलाइन वाला ये जो पार्ट है, ये क्लॉज का कौन सा रूप है। ए ऑप्शन नाउन क्लॉज, बी ऑप्शन प्रिंसिपल क्लॉज, सी ऑप्शन एडवर्ब क्लॉज, या डी ऑप्शन एडजेक्टिव क्लॉज। तो चलिए आंसर देख लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एडजेक्टिव क्लॉज है। समझते हैं क्यों है, ऑलरेडी अभी मैं पीछे वाले क्वेश्चन में बता चुका हूं, तब भी मैं दोबारा से बता देता हूं। वर्ब से पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। इन दोनों का पूरी इंग्लिश ग्रामर में जो रोल होता है नाउन या प्रोनाउन बनने का होता है। तो इज क्या है, यहां पर हमारी वर्ब है, वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, रीजन है। जैसे ये सब्जेक्ट बना नाउन बन जाएगा, और नाउन के लिए जो वर्ड्स आए हैं आप देख सकते हैं, व्हाई ही टुक सच अ स्टेप। तो यहां पर ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और टुक क्या है, उसकी वर्ब है। और सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को हम क्लॉज बोलते हैं। और क्लॉज के पहले अगर कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ जाता है तो ये जो पूरा पोर्शन हमारा कहलाया जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। और जब द रीजन, जिसे हम सब्जेक्ट बोल रहे हैं, नाउन बोल रहे हैं, उसके बारे में ये जो क्लॉज एडिशनली डिटेल बता रहा है, तो नाउन के लिए आने वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सभी एडजेक्टिव कहलाए जाते हैं। तो जब एडजेक्टिव, ये तो हमें समझ में आ गया, ये एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। जब एडजेक्टिव सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन में हो तो वो हमारा क्लॉज कहलाया जाता है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं ऑप्शन डी यानी कि एडजेक्टिव क्लॉज विल बी करेक्टेड। अगर तब भी कोई प्रॉब्लम या कंसर्न है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे।
अगला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, दे लिव वेयर द क्लाइमेट इज गुड, द अंडरलाइन पार्ट इन द अबव सेंटेंस इज। आपको बताना है इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन वाला पोर्शन है यहां से लेके यहां तक, ये क्लॉज का कौन सा रूप है, ठीक है। ए ऑप्शन नाउन क्लॉज, बी ऑप्शन एडवर्ब क्लॉज, सी ऑप्शन एडजेक्टिव क्लॉज, ऑप्शन डी नन ऑफ दी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर रिवील करते हैं, उसके बाद में मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा कि आखिर वो क्लॉज का कौन सा काइंड क्यों होगा, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एडवर्ब क्लॉज। अब हम समझेंगे आखिर एडवर्ब क्लॉज क्यों होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था अगर सेंटेंस में व्हाट या हुज का आंसर निकल कर आता है उसे हम नाउन बोलते हैं। व्हाट या हुज का आंसर, ध्यान रखना अगर ये बेसिक चीजें आपको नहीं पता है तो समझ लो, व्हाट या हुज का आंसर अगर सेंटेंस में निकल कर आता है तो उसे हम नाउन बोलते हैं, ठीक है। और अगर सेंटेंस में वेयर का आंसर, व्हेन का आंसर, हाउ का आंसर, हाउ मेनी या हाउ मच का आंसर निकल कर आता है तो उसे हम एडवर्ब बोलते हैं। तो अगर हमें क्लॉज का कौन सा काइंड किस रूप में आ रहा है ये पता करना है तो याद रखना प्रिंसिपल क्लॉज की मेन वर्ब से। अब प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, मेन क्लॉज क्या होता है, ये तीनों एक ही होते हैं। रूल्स वाली वीडियो देखिए, वहां पर आपको सब पता चल जाएगा। तो प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब से अगर हम इनका क्वेश्चन पुटअप करें और जो भी आंसर निकल कर आएगा वो एडवर्ब क्लॉज कहलाया जाएगा। चलिए समझते हैं। दे यहां पर सब्जेक्ट और लिव उसकी वर्ब, और इस लिव से यानी कि वे रहते हैं, लिव से हम क्वेश्चन पुटअप करें, क्या रहते हैं, नहीं आंसर निकला। हुज किसको रहते हैं, नहीं निकला। कहां रहते हैं, आंसर निकल कर आ गया भाई, जहां पर क्लाइमेट अच्छा होता है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं ये एडवर्ब होगा। और जब एडवर्ब सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन में आ रहा हो, द क्लाइमेट हमारा सब्जेक्ट और इज इसकी वर्ब, हाँ या ना, तो वो हमारा क्या कहलाया जाएगा, क्लॉज कहलाया जाएगा। और जब सब्जेक्ट और वर्ब जिसे हम क्लॉज बोलते हैं उसके पहले कोई सबऑर्डिनेट कंजक्शन आ जाता है तो वो पूरा पोर्शन सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाता है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं ऑप्शन बी विल बी करेक्टेड, यानी कि ये जो पोर्शन है हमारा एडवर्ब क्लॉज कहलाया जाएगा। आई थिंक चीजें क्लियर हुई। तब भी अगर कोई कंसर्न या प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज द फॉलोइंग। नीचे जो सेंटेंस दे रखा है सेंटेंस का कौन सा प्रकार है, तो ही कन्फेस्ड दैट ही हैज कमिटेड द क्राइम। पीजीटी 2009 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से लेकर यहां तक का पोर्शन, ठीक है। ये हमें बताना है सेंटेंस का कौन सा प्रकार है। ए ऑप्शन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, बी ऑप्शन कंपाउंड सेंटेंस, सी ऑप्शन सिंपल सेंटेंस, डी ऑप्शन नॉन ऑफ दी, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो पहले आंसर बताऊंगा उसके बाद एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब हम समझेंगे बाकी के ऑप्शन क्यों नहीं हो सकते, कंपाउंड सेंटेंस क्यों नहीं हो सकता। तो कंपाउंड सेंटेंस में फैन बॉयज करके जो एक्रोनीम्स मैंने आपको बताई थी, इनसे रिलेटेड जितने भी कंजक्शन दो क्लॉज जुड़े होते हैं इन कंजक्शन से, तो वो हमारे कंपाउंड क्लॉज हो जाएंगे। सिंपल, जब सब्जेक्ट और वर्ब, केवल एक सब्जेक्ट और उसकी एक वर्ब दे रखी हो सेंटेंस में, तब जाकर बनता है सिंपल सेंटेंस। तो इस हिसाब से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, दो सब्जेक्ट और दो उसकी वर्ब होती है। तो ही यहां पर हमारा सब्जेक्ट और कन्फेस क्या उसकी वर्ब, ही हमारा सब्जेक्ट और हैज कमिटेड क्या उसकी वर्ब। तो यहां पर ये पता चल गया दो सब्जेक्ट और दो वर्ब आ रही हैं। और सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन से पहले अगर कोई कंजक्शन आ जाता है तो पूरा पोर्शन सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाया जाता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं, डिपेंड होता है दूसरे वाले क्लॉज पर, दूसरे वाले सेंटेंस पर। तो जब एक क्लॉज दूसरे सेंटेंस यानी कि क्लॉज पर डिपेंड होता है तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाया जाता है। इस हिसाब से ऑप्शन ए विल बी करेक्टेड। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, आई विल बी बैक होम इन 1 आवर अनलेस देयर इज हैवी ट्रैफिक। आपको बताना है ये सेंटेंस का कौन सा प्रकार है, यहां से लेकर यहां तक। आई विल बी बैक होम इन 1 आवर अनलेस देयर इज हैवी ट्रैफिक, ये पूरा सेंटेंस का कौन सा प्रकार है, ठीक है। चार ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा। ए ऑप्शन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, बी ऑप्शन कंपाउंड सेंटेंस, सी ऑप्शन सिंपल सेंटेंस, डी ऑप्शन कंडीशनल सेंटेंस। पहले मैं आंसर बताऊंगा उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कंडीशनल सेंटेंस। अब ये कंडीशनल सेंटेंस क्यों होगा, तो दोस्तों याद रखना अगर हमारे क्लॉज से पहले अनलेस या इफ आ रहा है, क्या आ रहा है, क्लॉज क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन। अगर क्लॉज से पहले ये वाले कंजक्शन आ रहे हैं तब हमारा सेंटेंस शर्त पर, कंडीशन पर आधारित हो जाता है, तो वो पोर्शन हमारा कहलाया जाएगा कंडीशनल सेंटेंस। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं ऑप्शन डी विल बी करेक्टेड। तब भी कोई कंसर्न या प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आई लाइक व्हाट आई हियर द सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज्ड इन द अबव सेंटेंस, यानी कि
देखिए जो अंडरलाइन वाला पोर्शन है इसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। आपको बताना है ये जो क्लॉज है ये क्लॉज का कौन सा टाइप, कौन सा प्रकार है। ए ऑप्शन नाउन क्लॉज, बी ऑप्शन एडवर्ब क्लॉज, सी ऑप्शन एडजेक्टिव क्लॉज या डी ऑप्शन नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए आंसर बताते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए नाउन क्लॉज। समझते हैं क्यों। तो यहां पर दोस्तों मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को हम क्लॉज बोलते हैं, और वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। पूरी इंग्लिश ग्रामर में इन दोनों का काम नाउन और प्रोनाउन बनने का होता है। आई यहां पर सब्जेक्ट और लाइक उसकी वर्ब, आई यहां पर सब्जेक्ट, हियर उसकी वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब से पहले व्हाट हमारा क्या आया है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आया है, तो पूरा पोर्शन सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था आई हमारा सब्जेक्ट, लाइक उसकी वर्ब, और वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो पूरा पोर्शन हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन कहलाया जाएगा। और जब नाउन, जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन में हो तो वही हमारा कहलाया जाएगा क्लॉज, यानी कि ये हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन नाउन क्लॉज विल बी करेक्टेड। तो इस तरीके से दोस्तों हमने 10 एमसीक्यू बहुत आसान और सरल भाषा में समझ लिए हैं। अगर तब भी कोई कंसर्न या प्रॉब्लम है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों अगर इसी तरीके के ग्रामर के रूल्स को सरल और आसान भाषा में आपको सीखना है तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। मेरे से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, आप मेरे से जुड़ जाएंगे चैनल को सब्सक्राइब करते ही। और दोस्तों जितनी भी वीडियोज में ग्रामर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट की आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, अगर इन वीडियोज के लिंक आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से चाहिए तो बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लेना। इससे क्या होगा, मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी वीडियोज है उनके लिंक आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्रॉपर वे में मिलते रहेंगे और इसी तरीके से हम प्रिपरेशन करते रहेंगे। अगर तब भी कोई कंसर्न या प्रॉब्लम या ग्रामर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में आपको समस्या आ रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, उससे रिलेटेड मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपको जरूर प्रोवाइड करा दूंगा। अगली वीडियो में ग्रामर के नए कॉन्सेप्ट के साथ दोबारा मुलाकात करते हैं। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।